हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। बेसिक केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स ये समझा पहले। फिर लास्ट वीडियो में हमने समझा कि एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, एटम में क्या क्या रहता है। एटम के तीन मेजर पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर रिंग्स में या शेल्स में रहते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका अंदर न्यूक्लियस में रहता है। सो ये ओवरऑल एटम होता कैसा है और इसी के ऊपर सारा खेल है केमिस्ट्री का। जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनी हुई हैं वो सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बनी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। एलिमेंट चेंज हो गया मतलब कि आपने देखा, हाइड्रोजन और हीलियम की बात मैं कर रहा था। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने हाइड्रोजन में किसी भी तरीके से घुसा दिए तो वो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन, जो कि आपको पता है लाइटेस्ट, फ्लेमेबल, देन रिएक्टिव, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हीलियम वहीं पे कैसा है, एकदम इनर्ट गैस है। सो प्रॉपर्टीज एकदम चेंज और एक नया ही एलिमेंट फॉर्म हो जाता है। तो आज हम समझेंगे हम जैसे मैंने बोला था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करूँगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या फ़र्क है। तो ये तीन चीज़ ही कवर करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है। मतलब कोई भी एटम जो भी फॉर्म हुआ किसी भी एलिमेंट का, वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। और वो होने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिमिलर होता है, ये मैंने बताया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में से निकालना या आउटर मोस्ट शेल में डालना, ये सिर्फ थोड़े से एनर्जी के एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है। मतलब मैंने थोड़ा सा एनर्जी दिया या थोड़ा सा एनर्जी उससे रिलीज़ होगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा या फिर डल जाएगा। लेकिन प्रोटॉन्स के साथ ऐसा नहीं है। एक प्रोटॉन को भी निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी या कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, ये तो आपको न्यूक्लियर वेपन से समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर आपका जो भी रिएक्शंस होती हैं जो कि इतना हीट प्रोड्यूस करती हैं, वो न्यूक्लियर लेवल पे, इसलिए उसको न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। मतलब आपके न्यूक्लियस के अंदर जा कर के रिएक्शंस कराई जाती हैं, उसमें आपका न्यूक्लियस का पोर्शन ही पार्ट लेता है। तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मेजर पॉइंट पे आते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसके अंदर आपको बहुत सारे आपको एलिमेंट्स नंबर मिल जाएंगे। एक से स्टार्ट होता है, एक साइड में हाइड्रोजन, हीलियम, फिर उसके बाद आपको बाकी उसके नीचे कैल्शियम मेटल सेक्शन आएगा, अर्थ रेयर अर्थ मेटल सेक्शन आएगा। देन आपके पास राइट हैंड साइड में, सबसे राइट हैंड साइड में आपको इनर्ट गैसेस मिल जाएंगी। देन
उसके अलावा आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली इसको अरेंज कैसे किया गया है, तो ये अरेंज किया है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। यानी पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। इसका मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लेट्स से हाइड्रोजन सबसे पहला आता है, हमने उस दिन इसका डायग्राम बनाया था, इसमें ऐसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में था और अंदर एक प्रोटॉन था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, 1। इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सेम हीलियम के अंदर, जब हीलियम की बात करेंगे तो अंदर एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है, 2 प्रोटॉन आते हैं, और आउटर मोस्ट शेल जो कि उसका पहला शेल है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन रहते हैं, और 2 प्रोटॉन रहते हैं, उससे डायरेक्ट हमको समझ में आता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास के ऊपर चलते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, तो जैसा कि मैंने समझाया था, किसी भी एटम के अंदर क्या क्या है, उसके अंदर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन जो है जो कि आउटर शेल्स में घूमते रहते हैं। एटॉमिक नंबर, अभी वापस बोलता है, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का। और अब बात करते हैं एटॉमिक वेट की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में डिफरेंस है, इसलिए मैं वापस से एम्फसाइज कर रहा हूँ कि मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका वेट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिला लिया तो समझ लीजिए 1+1, समझ लीजिए कि अगर एक प्रोटॉन लिया और एक न्यूट्रॉन लिया तो उसकी वैल्यू 2 ले लीजिए, और दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। 1836, अगर मुझे नंबर ठीक से याद है आज भी, तो 1836 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ उनका वजन लिया जाए तब जाकर के एक प्रोटॉन के वेट के बराबर आएगा। यानी कि एक प्रोटॉन का वजन वेट ऑफ 1 प्रोटॉन, या उसे कहते हैं वेट ऑफ 1 न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 ली गई है, इज इक्वल टू 1/1836 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ इज इक्वल टू
1836 इंटू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1836 इलेक्ट्रॉन का वेट लेंगे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का वेट आएगा या एक न्यूट्रॉन का वेट आएगा। उल्टा भी लिखा रहता है कई बार कि वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 1/1836 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ प्रोटॉन। मैं अभी भी शायद कंफ्यूज हूँ कि 1836 ही है, एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा। मुझे अभी तक याद है कि 1836 था। सो बेसिकली हमने क्या समझा अभी कि वेट ऑफ प्रोटॉन और वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सिमिलर है और दोनों को वैल्यू 1 दी गई थी, और उसी से जो है उसके कंपैरिजन में जब इलेक्ट्रॉन का वेट निकाला गया तो ऑलमोस्ट 1836 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ जोड़ा गया, तब जाकर के एक प्रोटॉन का वेट आया। मतलब प्रोटॉन का वेट, इससे क्या समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन का वेट और न्यूट्रॉन का वेट ही लगभग पूरे एटम के वेट को पूरी तरीके से, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है या पूरे एटम का वेट है, वो वेट ऑफ प्रोटॉन प्लस वेट ऑफ न्यूट्रॉन कह सकते हैं। क्योंकि आप नॉर्मल आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं किसी में भी 1836 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, उसके आधे भी नहीं है, तो आप कहाँ से उसका वेट लेके आ पाएंगे एडिशन में भी। सो बेसिकली इसलिए हम लोग जो है उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं और अब लिखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, सीधे वेट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस वेट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हो गया। फिर भी आपको लगता है सेटिस्फैक्शन नहीं है तो प्लस वेट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये वैल्यू इतनी छोटी हुई कि वो आपको काउंट में नहीं आएगा। तो इसलिए जब आप कहेंगे डेसिमल पॉइंट में आ रहा होगा कहीं पे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या होता है, वेट ऑफ प्रोटॉन्स और वेट ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनका वेट जो है, नंबर भी ऐड कर देंगे क्योंकि वेट ऑफ प्रोटॉन वेट ऑफ न्यूट्रॉन को 1 लिया गया था। तो अगर 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन किसी के अंदर है तो सीधे उसका एटॉमिक मास हो गया 6। ऐसा है। तो ये हो गया, हमने 2 चीज़ बात कर ली। सबसे पहले बात की हमने एटॉमिक नंबर की, जो था इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने थे वही उसका एटॉमिक नंबर है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उस टोटल नंबर को ऐड कर दिया तो आपका एटॉमिक मास निकल के आता है। अब समझते हैं एटॉमिक वेट क्या होता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। एटॉमिक वेट दिया जाता है या एटॉमिक मास होता है। एक इंटरव्यू में जब मैं स्टार्टिंग में मैं एक इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें मेरे से ट्रिकी क्वेश्चन था कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। और ये आपसे हो सकता है इंटरव्यू अगर आप बीएससी एमएससी बैकग्राउंड से हैं और आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने वाले हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछना चाहता है आपसे, तो आपसे ये सवाल जरूर पूछ सकता है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या फ़र्क है। ज़्यादातर लोग कहते हैं सेम है, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा ट्विस्ट है। हमने क्या समझा एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर लिया, या वेट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर दिया, तो टोटल वो आ गया आपका एटॉमिक मास। अब केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट है, जैसे आयरन ले लिया, तो आयरन के ही हो सकता है अलग अलग 3 आइसोटोप हों। जैसे कार्बन आपने सुना होगा, कार्बन तो बहुत ही कॉमन है, और कार्बन के आइसोटोप्स आपने सुने भी होंगे कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं।
3 6 ऐसा करके जो भी रहते हैं, नंबर मेरे को याद नहीं है। सो बेसिकली आइसोटोप्स जो होते हैं मतलब एक ही एलिमेंट जो है 2-3 अलग अलग एटॉमिक मास के साथ एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली नेचर में, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफरेंट रहता है। या उसमें हो सकता है न्यूट्रॉन डिफरेंट हो या प्रोटॉन डिफरेंट हो, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा लेकिन एलिमेंट वो कार्बन का ही होगा, सेम एलिमेंट ही है, सिर्फ एटॉमिक मास अलग अलग है। सो इन दैट केस क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, सारे आइसोटोप्स का जो भी एटॉमिक मास है उसको एवरेज आउट कर दिए और फिर जो मास निकल के आता है, जो आपका एवरेज नंबर निकल के आता है, जैसे लेट्स से कोई भी एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है ए, इसके 5 आइसोटोप हैं, A1 A2 A3 A4 A5, 5 आइसोटोप है। इन पांचों का एटॉमिक नंबर ले लिया, इसका भी ले लिया एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास ले लिया, ऐसे इसका एटॉमिक मास ले लिया, इसका एटॉमिक मास ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, ऐसे करके पांचों का एटॉमिक मास ले लिया, सबको ऐड किया, टोटल आता है उसको 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया, ये जो नंबर निकल के आया एवरेज वैल्यू, ये आपके हो गए एटॉमिक वेट। जिसका आइसोटोप नहीं होता उसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे किस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट उसके एटॉमिक मास के बराबर हो सकता है अगर उसका कोई आइसोटोप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता है तो आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप्स हैं सबकी एटॉमिक मास को ऐड करो और जितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट निकल के चला आएगा, वही आपका एटॉमिक वेट है, जो भी एवरेज आता है वैल्यू। सो आज हमने सिंपल चीज़ पढ़ी, एटॉमिक नंबर समझा क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके एटम के अंदर होंगे, एक एटम के अंदर किसी भी एलिमेंट का, वो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको ऐड कर दिया, टोटल वेट जो है, टोटल नंबर जो है वो उसका एटॉमिक वेट है। या इंडिविजुअली डीप में जाएंगे तो वेट ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट किया, वेट ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किया, उन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू नेग्लिजिबल है वेट की, 1/1836 टाइम्स प्रोटॉन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेंगे तो एक प्रोटॉन के वेट के बराबर आएगा। सो उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल रहती है। सो एटॉमिक मास कैसे निकला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को ऐड करके। एटॉमिक वेट क्या होता है, मास और वेट में सिर्फ इतना सही फ़र्क है कि अगर ज़्यादातर जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में फ़र्क होता है। सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाता है और जितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली उससे उस नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है, जो एवरेज निकल के आता है वही एटॉमिक वेट है। सो आज के लिए इतना ही, आगे चल के मैं थोड़ा डिटेल में आइसोटोप्स पढ़ते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में और थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी देखने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, क्या होता है, और फिर उससे आपको कई चीज़ समझ में आएंगी। तो पहले वैलेंसी समझेंगे, वैलेंसी समझ में आएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कोई चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करती है, बॉन्ड कैसे फॉर्म करती है। जब मैं बॉन्ड्स पढ़ा रहूँगा कि कोई चीज़ कब किसके साथ रिएक्ट कर रही है तो उस टाइम पे आपको वैलेंसी ही काम आने वाली है, इसलिए कोई भी लेक्चर स्किप मत कीजिएगा। अगर मैंने स्टार्ट किया है एटम से मतलब उसका कुछ तो पॉइंट होगा। तो बेसिकली आप जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप आराम से देखते भी रहें और समझते भी रहें। एक एक वीडियो फॉलो कीजिए, पूरा सुनिए, फिर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप वापस से लिखिए, मैं वापस से क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। बहुत सारे लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आए,
कि मैंने वापस से स्टार्ट किया है। मुझे पर्सनली भी लोगों ने, मेरे वीडियोस जो मेरे साथ में काम करते हैं उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि मैंने वापस से स्टार्ट किया है। आप लोग का भी अप्रिशिएशन चाहूँगा, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आपके साथ काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हैं, क्योंकि ये उनके बहुत काम आने वाला है। और जिस रेट से मैं देख रहा हूँ केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। अगर आपको बेसिक्स भी समझ में आते हैं तो शायद कई इंसिडेंट्स आपके नेग्लिजेंस की वजह से नहीं बल्कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर। हर लोगों तक मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पक्का ही आपके काम आने वाला है। आपके और आपके साथ में काम करने वाले सारे ही ऑपरेटर्स के लिए, डीसीएस ऑपरेटर्स के लिए, फील्ड ऑपरेटर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आप सच में पढ़ने के बाद आपने जो अभी यहाँ पे समझने वाले हैं, इसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्लियर पिक्चर हो जाएगा। मैं 100% कह रहा हूँ, अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा, आपके पास क्लैरिटी ऑफ नॉलेज रहेगा, तो इंसिडेंट ज़ीरो रहेंगे। फिर तो सिर्फ इंसिडेंट हुआ मतलब वो सिर्फ शेयर नेग्लिजेंस की वजह से है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सेफ रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।